रात का न जाने कौन सा पहर था। आसमान से चांद मुकम्मल तौर पर गायब तो नहीं था, मगर इसकी अधूरी रोशनी माहौल को रोशन करने में नाकाम थी। चलते चलते इसके पैर थक चुके थे। अब वो एक कदम भी बढ़ाती तो दर्द की एक शदीद लहर उठती थी, मगर वो सिसकी अपने लबों में ही दबा लेती। इसे ऊंची आवाज में रोने की आदत नहीं थी। सो हाइमा ने पीछे पलटकर देखा। लंबी सड़क रात की फैलती धुंध ने ढांप ली थी। इससे अंदाजा न हो सका कि वो कितनी दूर से पैदल चलती आ रही है। कांच सी नीली आंखों में आंसू उभरने लगे। थकावट से इसका वजूद अब टूट रहा था। एक कदम भी उठाना मुश्किल था। कहाँ जाऊं मैं रात के इस वक्त? या अल्लाह मेरी मदद कर, वो बेख्तियार सिसक कर बोली थी। स्याह चादर को इसने कस कर अपने गिर्द पेट लिया था। माहौल की ठंड बढ़ने लगी थी। सर्दी इसके वजूद को काट रही थी। लॉन का हल्का सा जोड़ा सर्दी को रोकने में नाकाम था, और ये पतली सी चादर तो कतई नाकाम। ये चादर इसकी माँ की थी। माँ का अक्स याद आते ही सुहाइमा की पलकें इस दफा फिर भीगने लगी। अचानक वो चौंकी। गली का मोड़ मुड़ते ही इसे दाएं जानिब एक बड़े से पार्क का दरवाजा नजर आ रहा था। स्ट्रीट पोल्स की मध्यम रोशनी में खोले दरवाजे से अंदर रखी हुई बेंचें दिखाई दे रही थी। सुहाइमा का शिद्दत से जी चाहा कि वो कुछ देर बैठ जाए। एक खौफजदा निगाह इसने अपने पीछे डाली। वहां दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लगता नहीं था कि वो इसका पीछा करते हुए हवेली से बाहर निकले थे। लड़खड़ाते कदमों से चलते वो पार्क के अंदर दाखिल हुई। आधी रात के वक्त पार्क में कोई जीरो मौजूद नहीं था। इस 21 साल लड़की को एक पल के लिए भी खौफ महसूस हुआ। सुनी सुनाई जिन और भूतों की सारी कहानियां जहन में गूंजने लगी, तो एक फीकी सी मुस्कुराहट इसके लबों पर बिखर गई। जिन और भूतों से ज्यादा तो इंसान खौफजदा कर देने वाले होते हैं। फिर भला मुझे किससे डर लग रहा है? दिल गुड़ा करती वो नीम अंधेरे में कदम रखती एक बेंच पर जाकर थके टूटे अंदाज में बैठ गई थी। 2 पट्टी चप्पल पैरों से उतारकर इसने पांव ऊपर किए। जा बजा जख्म बन गए थे। पता नहीं मेरे नसीब में और कितनी आजमाइश है। मैंने जो कुछ किया वो ठीक था या गलत? अब की बार आंसू बाकायदा तौर पर इसकी आंखों से बहने लगे थे। अचानक वो चौंकी। हल्की हल्की गुराटों की आवाज इसके कानों में पड़ रही थी। हाइमा का दिल उछलकर हलक में आ गया। वो भले बहादुर बन रही थी, मगर वो हरगिज बहादुर नहीं थी। एक झटके से उठते इसने दाएं बाएं निगाह दौड़ाई और इसके कदमों तले से गोया जमीन सरक गई। इससे कुछ ही फासले पर 2 कुत्ते गालबन इसकी मौजूदगी से डिस्टर्ब हुए थे और इस वक्त अपने दांत नकों से इस पर गुर्रा रहे थे। हाइमा को उनकी गोल गोल काली आंखों में एक अजीब सी वहशत नजर आई। ऐसी वहशत इसे सरमद अली की आंखों में भी नजर आती थी। वो झुरझुरी सी लेकर रह गई। बेख्तियार इसने 2 कदम पीछे बढ़ाए। कुत्तों की गुर्राहटें अब मजीद खौफनाक होती जा रही थीं। इन रात के इस पहर पार्क में किसी इंसान की आमद की तवक्को नहीं थी। अचानक एक कुत्ता जोर से भौंका। हाइमा का दिल उछलकर हलक में आ गया। एक हल्की सी चीख इसके लबों से निकली। वो बेख्तियार बेंच के ऊपर चढ़कर खड़ी हो गई थी। दूर घास पर लेटे 2 कुत्ते भी इस खेल में शामिल हो गए थे। वो हमला करने की तैयारी कर रहे थे और हाइमा की रगों में खून मुंजमद हुआ जा रहा था। पार्क का गेट दूर था। वो भागकर वहां तक नहीं जा सकती थी। या अल्लाह, मैं कहाँ जाऊं? इसने बेबसी से आंखें मीची। कुछ नहीं कहेंगे कि अब बेफिक्र होकर नीचे उतरे। भारी मर्दाना आवाज उकब में से उभरी तो वो एक झटके से मुड़ी थी। न जाने वो कहाँ से नमूदार हुआ था। इसका यूनिफॉर्म और कंधे पर लगे हुए मुख्तलिफ बेजेस बता रहे थे कि वो पुलिस में एक आला रैंक रखता है। इसके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। इसने दाढ़ी नहीं रखी हुई थी, सिर्फ मूछें थी। सुहाइमा को इसके चेहरे के नक्शों का ठीक से अंदाजा नहीं हुआ, मगर वो जो कोई भी था बेहद खूबरू था। और इस वक्त तो गोया वो इसका मसीह बनकर आया था। इस बेंच से नीचे उतरे और मेरे पीछे आ जाएं। वो सिर्फ आपको परेशान कर रहे हैं, हमला नहीं करेंगे। अब की बार इसने फिर नरम आवाज में कहा था। हाइमा की टांगें लड़ने लगी। घुटनों की गिराहटों में एक दफा फिर इजाफा हो रहा था। सामने खड़ा अजनबी आगे बढ़ा और इसने जमीन पर पड़ा हुआ कोई पत्थर उठाया था। कुत्ते एकदम जोर जोर से भौंकने लगे। 1-2 ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो हाइमा के लबों से एक चीख निकली, मगर इस यूनिफॉर्म वाले अजनबी ने बगैर एक कदम पीछे हटे कुत्तों के गौल को भगा दिया था।
वो गुर्राते हुए पलटकर पार्क के खुले दरवाजे से बाहर निकल गए थे कि धड़कनें रुकने लगी थी। तो भाग गए थे, मगर अब ये इंसान कौन था? वो पुलिस वाला था और पुलिस वाले से इस वक्त मडभील इसे किन मुसीबतों में गिरफ्तार करवा सकती थी, ये बात वो अच्छी तरह जानती थी। कौन है आप? और रात के इस पहर पार्क में आप क्या कर रही हैं? वॉक करने का शौक दिन के उजाले में पूरा नहीं हो सकता जो आप आधी रात को यहाँ मौजूद हैं? इसे पलटकर एक गहरी निगाह हाइमा के लिए रास्ते वजूद पर डाली थी। इसने घबराकर चादर से अपने चेहरे पर नकाब किया। मैं यहाँ से गुजर रही थी, बस थोड़ी देर यहाँ बैठ गई। इसे बस यही जवाब सुन सका। अजनबी के चेहरे पर एक मलामत थी। कतासुर बिखर गया। रात के 2 बज रहे हैं। 2 बजे आप पार्क से बाहर गुजार रही थी। मैं सच में अब इंसान ही है ना? क्योंकि कोई इंसान और खास तौर पर लड़की रात के 2 बजे इन सुनसान सड़कों पर ऐसे नहीं गुजरती। वो 2 कदम चलता इसके करीब आया था। हाइमा ने घबरा कर जमीन पर रखा हुआ अपना जूता पहना। वो फरार के रास्ते ढूंढ रही थी। मैंने आपसे कुछ पूछा है, कौन है आप और यहाँ क्या कर रही हैं? अब की बात उसकी आवाज में सख्ती उतर आई थी। इसका दिल जोर से धड़का। आप कौन हैं और क्यों मुझसे सवाल कर रहे हैं? आपको क्या लगे मैं रात के इस पहर कहाँ हूँ और कहाँ नहीं? मैं 21 साल की हूँ और जहां मेरा जी चाहे मैं वहां जा सकती हूँ। आप कौन होते हैं सवाल करने वाले? वो लड़खड़ाते लहजे में बोलती चली गई थी। निगाहों ही निगाहों से इसने अपने और पार्क के दरवाजे के दरमियानी फासला मापा। फरार होने में तो वैसे भी वो माहिर हो चुकी थी। अब एक दफा और सही एक और शख्स को अपने पीछे लगा लेगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं कौन हूँ जरा गौर से देखिए। देखने में तो आप पढ़ी लिखी लग रही हैं, शायद आपको मेरा नाम पढ़ा जाए और मेरा ओहदा भी सवाल करने का मैं रखता हूँ। वो कदम कदम चलता सामने आकर खड़ा हो गया था। हाइमा ने अपनी पलकें उठाई। इसके चौड़े सीने पर एक तरफ इसका नाम लिखा हुआ था, मिरान शाह। रैंक बता रहा था कि वो डीएसपी है। इसकी उम्र 35 साल के करीब थी। सो हाइमा को इस पर रश्क आया। 35 साल की उम्र में वो अपनी मंजिलों को पा चुका था, जबकि वो भटकती फिर रही थी। मुझे बताइए, आप रात के इस पहर यहाँ क्या कर रही हैं? क्या कोई आपके पीछे लगा है? क्या आपको किसी से खौफ है? अब की बार मेहरान जांचती हुई आवाज में बोला था। तो हाइमा का दिल खौफ से धड़क उठा। पुलिस, ये पुलिस वाला है। पुलिस तो हमेशा से इनके गुलाम रहे। मैं इसे जैसे कुछ बताऊंगी ये जाकर इन लोगों को इत्तला दे देगा और इसके बाद वही होगा जो हमेशा से होता चला रहा था। ये मुझे पकड़कर वापस वहां ले जाएगा, इसी हवेली में जहां अब की बार तो वो मुझे मार ही डालेंगे। वो बेख्तियार 2 कदम पीछे हटी। इसने पलटकर देखा। पार्क की दूसरी समत एक बड़ा सा दरवाजा नजर आ रहा था। वो दरवाजा भी खुला था। ये अजनबी इसी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था। तो हाइमा ने आओ देखा न था उल्टे कदमों भागते हुए इस दरवाजे की डोर लगा दी। इसकी तवक्को के बिल्कुल बरखिलाफ वो डीएसपी इसके पीछे नहीं भागा था, बल्कि इंतहाई सुकून से वो सहम कर दूर जाते हुए देख रहा था। अंधाधुन भागते इसकी स्याह चादर इसके सर से सरक गई। रेशमी बाल बिखरने लगे। भागते भागते इसने पार्क का बड़ा सा दरवाजा अबूर कर लिया। दूसरी जानिब खुली और कुशादा सड़क थी जिस पर एक स्ट्रीट बोर्ड रोशन था। वो अंधेरे में दूर तक भागती चली गई। सांस फूलने लगी तो वो बेख्तियार रुक गई थी। मैं कहाँ जाऊं? काश मुझे कोई यतीम खाने का पता बता दे। काश कोई मदद मिल जाए। वो रो पड़ने के करीब थी। फूली सांसों को संभालते इसने बढ़ती हुई प्यास को नजरअंदाज किया। पिछले कई घंटों से वो भूखी प्यासी थी। इस बात का एहसास सब हो रहा था। वो कब गाड़ी की तेज लाइट्स नमूदार हुई और फिर जोरदार चिलचिलाहट के साथ गाड़ी के टायर इसकी बराबर में रुक गए। वो चलकर मुड़ी बेहोश होने के करीब थी। वो जैसा गाड़ी का अगला दरवाजा किसी ने खोला। अंदर बैठ जाइए। रात के इस वक्त अगर किसी ने अंदाजा कर लिया कि आप बगैर किसी मंजिल के सड़कों पर घूम रही हैं तो ना मालूम आपके साथ क्या होगा। आजकल वैसे भी जवान लड़कियों की अगवा की वारदातें काफी बढ़ चुकी हैं। ऐसे एक गैंग को पकड़ने के लिए मैं रात के वक्त यहाँ मौजूद था। मुझे तो लगता है आप भी इनका शिकार बनने वाली हैं। वही मजबूत भारी आवाज गाड़ी की ड्राइविंग सीट से उभरी थी। हाइमा ने पलटकर बेबस निगाह सड़क पर डाली कि वो ठीक कह रहा है। न जाने कितनी रात बीत चुकी थी और वो अपनी मर्जी से चलती रहती तो कहीं भी नहीं पहुंच सकती थी, मगर ये पुलिस वाला था। ठीक है, मैं आपके साथ जाऊंगी, मगर आप मुझसे वादा करें कि आप मुझसे मेरे माजी के बारे में नहीं पूछेंगे।
मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, इस बारे में आप मुझसे एक सवाल भी नहीं करेंगे। वो दिल को उड़ाकर बोल उठी थी। ड्राइविंग सीट पर बैठे मेहरान शाह ने एक दिलचस्पी भरी निगाह इस लड़की पर डाली जो मुसीबतों से चारों जानिब से घिरी हुई थी, मगर अपनी शर्तें मनवा रही थी। इसने कंधे उचका दिए, जैसे तुम्हारी मर्जी, अंदर आ जाओ वरना तैयार हो जाओ। कुत्तों के जिस खोल को मैंने भगाया था वो दूसरे सेम से दौड़ते हुए आ रहे हैं। बात अभी मेहरान के मुंह में थी जो वो तेजी से खुले दरवाजे से अंदर बैठ गई। मेहरान शाह के चेहरे पर एक अधूरी सी मुस्कुराहट बिखर गई। इसलिए लड़की कुछ अजीब लग रही थी और मुइम्मा इतना तो इसे अंदाजा हो गया था कि वो किसी से भाग रही है, शायद किसी घर से, लेकिन नॉर्मल घर से भागी हुई वो नहीं लगती थी। इसका हुलिया बता रहा था कि चादर पुरानी थी, कपड़े इससे भी पुराने, मगर दाएं हाथ की तीसरी उंगली में सोने की एक भारी अंगूठी चमक रही थी। इसके कानों में सोने की बालियां थी और नाक में हीरे की लौंग। वो किसी अमीर फैमिली से ताल्लुक रखती थी, मगर इसका ऐसा हाल क्यों था? वो सवाल थे जिन्होंने मेहरान शाह को इसकी मदद करने पर मजबूर किया था। अंदर बैठते ही हाइमा के नगाह डैशबोर्ड के अंदर रखी पानी की बोतल पर डाली। सारी मरम्मत और सारी एहतियातें बलाए ताक रखते इसने तेजी से हाथ बढ़ाकर वो बोतल उठाई थी। मेहरान ने हैरत से इसे देखा। बोतल का ढक्कन खोलते इसने पूछने की जरूरत भी महसूस नहीं की थी और बेताबी से पानी पीने लगी। न जाने वो कितनी देर की प्यासी थी। थोड़ी देर के बाद इसने बोतल खत्म कर दी थी। बोतल का ढक्कन बंद कर दे इसने दानिस्ता मेहरान शाह की तरफ देखने से एतराज किया। ये लो, ये खा लो, लगता है तुमने काफी देर से कुछ नहीं खाया। पैंट की जेब से एक चॉकलेट बाहर निकाल कर हाइमा की तरफ बढ़ा दी। मेहरान शाह ने बगौर इसका जायजा लिया। वो चॉकलेट लेना चाहती थी, वो इसके चेहरे से आया था, मगर न जाने इसे क्या चीज रोक रही थी। चंद लम्हे तजब्जुब का शिकार रहने के बाद इसने हाथ बढ़ाकर वो चॉकलेट पकड़ ली थी। रैपर खोलते वो कांपते हाथों से चॉकलेट बार खाने लगी। मेहरान शाह रुख मोड़कर गाड़ी स्टार्ट की। ये लड़की अपने अंदर एक कहानी छुपाए हुए थी, और वो कहानी क्या थी ये तो वो जल्द मालूम कर लेगा। सिर्फ एक रात गुजर जाए, सुबह में एक दफा फिर भाग जाऊंगी। जब तक ये हवेली वालों को खबर करेगा तब तक मैं इसकी पहुंच से भी दूर चली जाऊंगी। चॉकलेट बार खाते हाइमा ने खुद को तसल्ली दी थी, ये जाने बगैर कि पीछे से आधी मौत ने इसकी बू सूंघ ली थी और जल्द या बदेर इस तक पहुंचने वाली थी। वो हाइमा अबरार शाह थी, बचपन से अपने चचा के बेटे के साथ मुंसलिक, जिसका नाम इसकी धड़कनों में बसता था। फारूक अली शाह, जो रोज इसकी 19वीं सालगिरह गुजरी, इससे अगले रोज ही इसकी जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई थी। चारपाई पर पड़ा इसका मगरूर बाप इलाज मुआवजे के लिए बड़े भाई की तरफ देखने का मोहताज था। हाइमा को समझ नहीं आती थी कि जब इनका चचा बड़ी शानदार सी अबाई हवेली में रहता था तो वो लोग हवेली के साथ जुड़े इस छोटे से 2 कमरों के घर में क्यों रहते थे। बाप की छोड़ी हुई जायदाद पर तो दोनों भाइयों का बराबर हक था ना, मगर इस सवाल का जवाब इसे कभी नहीं मिला। और खुद इसके दिल में भी अपने चचा और चची के खिलाफ कभी नफरत नहीं उतरी थी। इतना सब कुछ तो करते हैं वो हमारे लिए, भला मैं जमीनों का काम कैसे देख सकता हूँ। दोनों टांगों से मोहताज हूँ। तुम्हारी माँ अरसा हुआ गुजर चुकी है, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे सर पर थी। भाई साहब ने खुद तुम्हारा हाथ मुझसे मांगा था और अब तुम इनके घर की बहू बनने वाली हो, हवेली पर राज करोगी। तुम सब कुछ तो इन्होंने तुम्हें दे दिया। अपना सबसे काबिल बेटा फारूक के जिक्र पर वो शर्मा कर सर झुका गई थी। बाप की यही बातें इसे मुतमईन कर दिया करती थी। यूं भी अबरार अली शाह का इलाज मुआवजा सारा हवेली के खर्चे पर तो होता था। इस रोज भी फारूक इन्हें शहर डॉक्टर को दिखाने ही ले जा रहा था। हाइमा ने दरवाजे की ओर से इसे देखा। ऊंचा लंबा दराज कद, वो कितना हसीन था। हाइमा का दिल तेजी से धड़क उठा। फारूक अबरार अली शाह को गाड़ी में बैठा कर ले गया तो वो खामोशी से अपने से छोटे से घर के कामकाज में मशगूल हो गई थी। दोपहर को 12 बजे फिर एक और 2 घड़ियां सपहर से भी आगे गुजरने लगी तो वो घबरा उठी थी। इतनी देर तो डॉक्टर के पास कभी नहीं लगी थी। वो घबरा कर अपने छोटे से घर और हवेली का दरमियानी दरवाजा अबूर करके हवेली के मार्बल लगे दालान में निकल आई। चचा जान अभी तक बाबा जान घर नहीं आए, आप प्लीज फोन करके मालूम कर लें। इसने घबराते हुए अपने चचा जान से कहा था, जो क्लिफ लगे कपड़ों में इंतहाई शान से सोफे पर बैठे थे। इन्होंने एक नजर हाइमा पर डाली, मगर इससे पहले कि वो कोई जवाब देते हवेली के दरवाजे पर एक कहराम समझ गया था। वो हक्का बक्का उठ रही थी। ये मुलाजमीन की चीखों पुकार थी जिस गाड़ी में फारूक अली शाह अपने चचा को लेकर अस्पताल गया था।
इस गाड़ी का बदतरीन एक्सीडेंट हो गया था और अबरार अली शाह मौके पर ही दम तोड़ गए थे। हामा को लगा सातों आसमान टूटकर इसके सर पर आन गिरे हों। इसे बाप से बेहद प्यार था और इनकी इस नागहानी मौत ने इससे बुरी तरीके से टूटने पर मजबूर कर दिया था। इनकी लाश को अंदर लाया जा रहा था और वो खुद में इतनी भी सख्त न रखती थी कि आखिरी दफा अपने बाप का चेहरा देख सके। वो तो उनकी सेहतयाबी की दुआएं करती थी और आज तो वो इस दुनिया से चले गए थे। सारी चीखें, सारी सिसकियां हाइमा के लबों में ही दम तोड़ गईं। अचानक एक सवाल इसके अंदर उठा, फारूक वो भी तो बाबा जान के साथ गया था, कहीं वो भी? इसे लड़ती पलकें उठाकर देखा, लाश को उठाकर अंदर लाने वालों में वो भी शामिल था। हैरत अंगेज तौर पर इससे कोई खराश तक नहीं आई थी। इसका चेहरा खतरनाक हद तक संजीदा था। हाइमा का दिल डूबने लगा। गम की शिद्दत से इसकी आंखें बंद हो रही थीं और कुछ ही देर के बाद इसका ज़हन गहरी तारीकियों में डूब चुका था। जिस वक्त से होश आया, अबरार अली शाह को दफना दिया गया था। वो चीख उठी, मुझे बाबा जान को देखना है, मैं आखिरी दफा इन्हें देख भी नहीं सकी। आप लोगों ने इंतजार क्यों नहीं किया? वो तड़प तड़प कर रो रही थी। चची जान ने आगे बढ़कर प्यार से इसे अपने साथ लपटाया। तुम्हारे बाप की लाश की हालत बहुत खराब थी, इन्हें नहीं रख सकते थे। अब तुम बेसहारा हो, मगर तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे सर पर मौजूद है। ये फारूक के नाम की अंगूठी है जो मैं तुम्हारे हाथ में पहना रही हूँ। इन्होंने फटाफट अपने हाथ से सोने की मोटी सी अंगूठी निकालकर हाइमा की उंगली में पहना दी थी। वो साकित रह गई। बेनाम मंगनी आज नाम पा गई थी, मगर किन हालात में, जब इसका बाप ही इस दुनिया में नहीं रहा था। वो फूट फूट कर रोने लगी। चची जान कमरे से बाहर निकल गई थी। बाप मर चुका था, मगर शुक्र था कि वो अपनों के दरमियान थी। वो अपने जो इस पर जान निसार किया करते थे। वो यूं ही सर लपेट कर कमरे में पड़ी रहती, अपने वालिदैन को याद करके रोती रहती। इस इंतजार था फारूक आएगा एक दफा ही सही, मगर आकर वो इसे तसल्ली तो देगा। आते जाते वो इससे बात कर लिया करता था। इसकी निगाहों में हाइमा को देखकर एक नरम सा तासुर तो जागा ही करता था। भले इन दोनों के दरमियान अहदो पैमान जैसी कोई बात नहीं थी, मगर एक हफ्ता गुजर गया, वो नहीं आया। मुलाजमा इसका खाना कमरे में दे जाती थी। एक हफ्ते बाद हाइमा हिम्मत करके बिस्तर से उठी। वो कमरे से बाहर जाना चाहती थी, थोड़ी ताज़ा हवा लेना चाहती थी, मगर दरवाजे का लॉक खोलने पर इसे एहसास हुआ दरवाजा बाहर से लॉक था। इसने 2-3 दफा कोशिश की दरवाजा खोलो, शायद गलती से लॉक हो गया है। हाइमा ने 2-3 दफा दरवाजा बजाया। बाहर से मुलाजमीन की आवाजें आ रही थी, मगर हैरत अंगेज तौर पर किसी ने दरवाजा न खोला। हाइमा कुछ अजीब सा लगा। इसने एक दफा फिर पूरी कुव्वत से दरवाजा बजाया, दरवाजा खोलो। मेरा अंदर दम घुट रहा है, सुनते क्यों नहीं हो तुम लोग? चचा जान को बुलाओ, मैं तुम लोगों की शिकायत करूंगी इनसे कि तुम लोगों ने बेदिहानी में मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया था। वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी। अब की बार खामोशी छा गई। कदमों की चाप दरवाजे के नजदीक आने लगी। हाइमा को इत्मीनान भरा सांस आया। दरवाजे के लॉक में चाबी लगने की आवाज आई और कुछ देर बाद दरवाजा खुल गया। सामने चचा जान खड़े थे और इनके पीछे चची जान। दोनों के चेहरे पर मौत जैसी सख्ती थी। वो नरमी, वो मोहब्बत कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। शुक्र है चचा जान, दरवाजा खोल दिया आपने, मेरा दम घुट रहा था। पता नहीं मुलाजमा ने बंद क्यों कर दिया, वो धीमी सी आवाज में बोली थी। वो दोनों अंदर दाखिल हुए तो चची जान ने पलट कर दरवाजा बंद कर दिया था। देखो हाइमा, तुम कम उम्र हो और मैं नहीं चाहता तुम बुरे हाथों में पड़ो। हमारे बाप के नाम बहुत लंबी चौड़ी जायदाद थी। क्योंकि वो माजूर थे तो अपनी जायदाद की देखभाल नहीं कर सकते थे, इसलिए वो सारी जायदाद इन्होंने मेरे हवाले कर रखी थी। अगर अब वक्त आ गया है तो तुम कानूनी तौर पर सारी जायदाद मेरे नाम कर दो। तुम्हें पता है ना, कोर्ट कचहरी के मामलात में बड़ा मसला हो जाता है। इन्होंने आम से अंदाज में कहते हुए कागजात सामने मेज पर रखे थे। वो कागजात साथ लेकर आए थे। हाइमा ने हैरत से कागजात की तरफ देखा। ये जायदाद अगर इसके बाप के नाम पर थी तो वो हर चीज के लिए बड़े भाई की तरफ क्यों देखा करते थे? इन्होंने कभी हाइमा को पूरी बात क्यों नहीं बताई थी कि कौन सी जमीनें हैं, कौन सी जायदाद है जो बाबा जान के नाम पर थी? इसने हैरान होते हुए कागजात उठाए। चची जान आगे बढ़ी। अब बस भी कर दो, क्या छानबीन कर रही हो? क्या करोगी इन कागजात को पढ़कर? तुम वैसे भी चंद रोज बाद तुम्हारी शादी है, शादी के बाद अपने शौहर को संभालना, इन कोर्ट कचहरी और कागजात के चक्कर में क्यों पड़ रही हो? इन्होंने कागजात छीनते हुए वापस मेज पर पटकते थे। दोनों का अंदाज अजीब था। हाइमा का दिल जोर से धड़का। मेरी शादी? आप लोगों ने शादी की तारीख तय कर दी? इसके सवाल पर चचा जान ने बेजारी से सर हिलाया था।
हाँ, मगर शादी से पहले मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, तुम इन कागजात पर दस्तखत कर दो। अचानक दरवाजा जोर जोर से धड़धड़ाया। जाने बाहर से ला यानी बातों की आवाजें आ रही थी। सुहाइमा समेत चचा जान और चची जान दोनों चौंके। सरमद आया, इसमें बता कर आई थी कि मैं हाइमा के कमरे में जा रही हूँ। चची जान ने प्यार भरे अंदाज में कहा। सरमद इनका छोटा बेटा था, ज़हनी तौर पर माजूर, कदकाठ और देखने में एक भरपूर जवान मर्द, मगर वो ज़हनी तौर पर सिर्फ एक 5 साल बच्चे जितना था। चची जान ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो वो अंदर दाखिल हो गया। मेरी दुल्हन, मैं इसे लेकर जाऊंगा। वो एकदम आगे बढ़कर हाइमा की कलाई थामने की कोशिश करने लगा। वो घबरा कर 2 कदम पीछे हटी। सरमद के होंठों से राल बह रही थी। इसके कपड़े साफ सुथरे जरूर थे, मगर इसके मुंह पर जा बजा खाना लगा था जो वो खा कर आया था। बिखरे हुए बाल और आंखों से टपकती अजीब सी वहशत। हाइमा का दिल बुरी तरह से घबराया। मेरा हाथ छोड़ो, ये क्या कह रहे थे? चची जान, इसे हमेशा से सरमद से खौफ आता था। चची जान ने एक नफरत भरी निगाह हाइमा पर डाली। इतने गुस्से से क्यों मेरे बेटे को देख रही हो? सही कह रहा है, वो तुम्हारी शादी हम फारूक के बजाय सरमद से कर रहे हैं। फारूक पढ़ा लिखा जवान आदमी है और इसे अभी बहुत से काम काज करने, और तुम लावारिस होकर यहाँ हमारे सर पर पड़ी हो। तुम्हें इसके पल्ले बांध देंगे तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। और वैसे भी सरमद को एक प्यार करने वाली बीवी की जरूरत है। ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा है शादी के बाद इसका दिमागी तवाजुन बदल जाएगा। अब तुम जल्दी से इन कागजात पर दस्तखत करो और दोबारा दरवाजा मत बजाना। ख्वामखा हंगामा मचाए रखती हो। चची जान ने सरमद को पचकारते हुए इसके सर पर आसमान तोड़ा था। हाइमा को यूं लगा जैसे इसकी दुनिया ही उलट गई हो। इसने बेयकीनी से चचा जान के चेहरे पर निगाह डाली। साफ लग रहा था कि वो भी इस साजिश में बराबर के शरीक थे। ये नहीं हो सकता, मैं फारूक की मंगेतर हूँ। हफ्ते खुद मेरे हाथ में इसकी अंगूठी पहनाई थी। वो रूहान सी होकर 2 कदम पीछे हटी थी। चची जान ने नफरत से इसे देखा। ये अंगूठी सरमद के नाम की है। फारूक तो तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं चाहता। भला इससे क्या पड़ी है अपनी गरीब लावारिस कजन के साथ शादी करने की? वो किसी और को पसंद करता है। अब ज्यादा ड्रामे मत करो, शादी तो तुम्हारी सरमद से होगी। चची जान जहर उगल रही थी। वो बुरी तरह से लड़खड़ा गई। मैं दस्तखत नहीं करूंगी और ना ही मैं सरमद से शादी करूंगी। अगरचे मेरे बाप के नाम की जायदाद है तो ये मुझे दी जाए। मैं अपने घर वापस जाऊंगी। वो रूहान सी हो उठी थी। चचा और चची का रवैया इस अंदर से काट रहा था। चचा जान एक सुर्ख अंगारा आंखों के साथ इसकी तरफ पलटे। साइन करती है या लगाऊं 2 थप्पड़? इन्होंने सिर्फ कहा नहीं था, एक जोरदार थप्पड़ हाइमा को लगा भी दिया था। आगे बढ़कर इन्होंने दोनों हाथों में हाइमा की गर्दन दबोची। पहले तेरा बाप, वो मनूस आदमी, अकड़ दिखाता रहा। माजूर कर दिया मैंने इसे एक्सीडेंट करवा के, मगर फिर भी इसकी अकड़ नहीं गई। और अब मेरे बेटे फारूक ने इसे अगले जहां ही पहुंचा दिया। मैंने मारा तेरे बाप को अपने बेटे के हाथों, और अगर तूने जरा ऊंच नीच की तो मैं तेरी भी जान ले लूंगा। नहीं करती साइन तो मत कर, मैं तेरा इम्तिहान नहीं हूं। इन्होंने एकदम अपनी जेब से एक नीला डब्बा निकाला था। रोती तड़पती हाइमा के अंगूठे का निशान लेकर इन्होंने कागजात पर जा बजा लगाया। वो किसी बेजान लाश की तरह चचा की मिन्नत समाजत करती रही थी। आंसू नीली आंखों से टूट टूट कर बिखरते रहे। हसन बेमोल हो रहा था, वो बर्बाद हो रही थी, मगर यहाँ इसके सुनने वाला कोई नहीं था। ये इसके अपने नहीं थे, बल्कि इसका वजूद नोचने वाले गधे थे जिन्होंने इसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी थी। लो, हो गया मेरा काम। अब बंद करते हो इस कमरे में, और ख्याल रहे दरवाजा मत खोलना। कोई जरूरत नहीं इसे कोई खाना पीना देने की, शादी के बाद ही खाना मिलेगा। शादी की तैयारियां करो। फातिहाना अंदाज में कागजात उठाए इन्होंने एक नफरत नजर वाली इस पर डाली। चची जान सरमद को लिए बाहर निकल गई। वह हनूस मेरी दुल्हन की रट लगा रहा था। हाइमा जानती थी कि मैंने समाजत का भी कोई असर नहीं। अब वो रो रही थी, तड़प रही थी। बाप की मौत का सदमा भी अभी नहीं भूला था कि ये साजिश बेनकाब हो गई। न जाने अब इससे क्या करना था, मगर कुछ भी था, ये तो तय था कि वो सरमद से शादी नहीं करेगी। मगर यहाँ से फरार मुमकिन ना था। वो शायद रो धोकर अपनी किस्मत पर सब्र कर लेती अगर अगली रात इस अजीब से एहसास से इसकी आंख न खुलती। वो शदीद भूख के हाथों नकाहत का शिकार होती। न जाने किस पल सो गई थी, मगर गाल पर अजीब ठंडे ठंडे लम्स ने इसे जगा दिया। वो घबरा कर उठी। मेरी दुल्हन कितनी प्यारी है, बिल्कुल मक्खन की जैसी। आओ मेरे कमरे में चलो। तुम यहाँ क्यों रहती हो? टूटे फूटे भीगे लहजे में कोई इसके बिल्कुल
सरहाने बैठा पूछ रहा था। वो सरमत था। हाइमा के लबों से एक चीख निकली, शोर मत करो, अम्मी आ जाएंगी, अम्मी पकड़कर मारेंगी, कोई भूत भी आ जाएगा, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। हाइमा की आंखें खौफ से फैली। वो जवान आदमी था। इसकी भारी सांसें हाइमा के वजूद से टकरा रही थी। वो शायद इनके जज्बात से आशना था, मगर था तो एक मर्द ही। रात के संधेरे में वो इसके इतना करीब बैठा था। हाइमा का खून इसकी रगों में जमने लगा। वो इनमें पसीने में भीग गई। जाओ यहाँ से, सरमद ये क्या कर रहे हो? इसने इसे परे धकेलना चाहा, मगर अचानक इसने हाइमा को दबोच लिया था। मारो मत मुझे, मत मारो मुझे, गंदी गंदी दुल्हन। वो इसे दोनों हाथों से मारने लगा था। हाइमा को अब अपना आप किसी हकीर कीड़े की मानने लगा। उसने पूरी कुव्वत से सरमद को पड़े धकेला, तब भी वो उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाई। आखिरी हल्के तौर पर इसने चीख चीख कर मुलाजमीन को आवाजें लगाई थी। न जाने कोई कितनी देर बाद आता, तब तक वो इससे कई धमोके और मुक्के जड़ चुका था। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। नींद में डूबी किसी मुलाजमा ने यह मंजर देखने के बाद चचा जान को इतला दी थी, जो वहां आकर सरमद को ले गए थे। मगर हाइमा को अपना मुस्तकबिल अब साफ नजर आ रहा था, और इसी रात इसने फैसला कर लिया कि इस सारे हंगामे में भी दरवाजा खुला रह गया था। हाइमा ने घड़ी पर निगाह डाली। रात का 1 बज रहा था। ये कपड़े इसने कई रोज से पहन रखे थे। एक स्याह रंग की चादर भी इसने कई रोज से अपने गिर्द लपेट रखी थी। वही चादर लपेटते वो कमरे के खुले दरवाजे से बाहर निकल आई। चचा के कमरे में हंगामा बरपा था। सरमद को दौड़ा सा पड़ गया और सब इसे संभालने की कोशिश में हलकान थे। किसी का ध्यान हाइमा की तरफ न था। मौका अच्छा था। वो आंसू भरी आंखों को रगड़ते अंधाधुंध भागते हवेली के पिछले हिस्से से बाहर निकल आई थी। इसे पता था जल्दी या बदेर इन सबको इसके फरार का इल्म तो हो जाएगा, और वो तब तक यहाँ से निकल जाना चाहती थी। वो इसे आजाद नहीं छोड़ेंगे, इतना तो वो भी जानती थी। वो पढ़ी लिखी थी, कॉलेज की तालीम हासिल कर रखी थी। वो कहीं पर भी अपनी जायदाद के हक के लिए दावा दायर कर सकती थी, मगर इस गए दुश्मन इंतहाई ताकतवर लोग थे। वो अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ते थे, और वो तब तक सुकून से नहीं बैठने वाले थे जब तक वो हाइमा को खत्म न कर देते। गाड़ी एक झटके से रुकी तो हाइमा ने चौंक कर आंखें खोली। न जाने किस पल इसकी आंख लग गई थी। ये मेरा घर है, नीचे आ जाओ, तुम यहाँ महफूज रहोगी। वो इत्मीनान से कहता हुआ अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर नीचे उतरा था। हाइमा ने एक बेबस निगाह इस बड़ी सी कोठी पर डाली, जिसकी तख्ती के ऊपर मेहरान शाह का नाम जगमगा रहा था। बाहर गार्ड्स उसाजा थे। क्या मैं वाकई यहाँ पर महफूज रहूंगी, या फिर ये कोई नई जेल है? दिल कड़ा करते वो अपनी तरफ का दरवाजा खोलते नीचे उतर आई थी। वो खुद तो अंदर कहीं गुम हो गया था। वो जिस वक्त अपने धड़कते दिल को संभालती अंदर दाखिल हुई, एक मुलाजमा वहां मौजूद थी। आइए बीबी, आपका कमरा दिखा दो, बेतासुर अंदाज में कहते मुलाजमा इसे लेकर एक सिमत को बढ़ गई। ये एक दरमियानी दर्जे का कमरा था, जहां हर सहूलत मौजूद थी। मुलाजमा ने एक साफ सुथरा लिबास भी इसे लाकर दे दिया, और खाना भी हर सहूलत मैसर आ गई थी। मगर दिल था कि किसी दूर मुतमईन नहीं हो रहा था। वो यहाँ से भी भाग जाना चाहती थी, और अब इसे लग रहा था कि उसने मेहरान शाह की बात मानकर गलती की थी। क्या पता ये भी हवेली वालों का कोई जानने वाला हो। ना मालूम ये मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। यहाँ से आप भाग भी नहीं सकती। दरवाजे पर इतनी सिक्योरिटी मौजूद है। वो लब कुचलते हुए बेबस अंदाज में सोच रही थी। इस अपने वजूद से उलझन सी होने लगी थी। सरमद का लम्स अभी तक इसकी गर्दन और बाजू पर मौजूद था। इससे निजात हासिल करना जरूरी था। सुना चाहते हुए भी उसने बेड पर पड़ा हुआ मुलाजमा का दिया जोड़ा उठाकर नहा धोकर जिस वक्त वो कपड़े तब्दील करके बाहर निकली, इसे अपना आप काफी बेहतर लग रहा था। अगर मैं हवेली से भाग सकती हूँ तो यहाँ से भी भाग सकती हूँ। मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी जिंदगी की जंग खुद लड़ूंगी। पहली दफा इसने खुद को तसल्ली दी थी। मैं इस पर गर्मा गर्म खाना रखती थी। कुर्सी घसीट कर बैठते इसने पहला फैसला खाना खाने का किया था। भूख लड़ने की कुव्वत छीन लेती है, और अभी इसे बहुत सी लड़ाई करनी थी अपने दुश्मनों से, और इस शख्स से जो कहने को तो इसका हमदर्द था, मगर इसकी आंखों में एक अजीब सी तपिश थी। जैसे सुबह का उजाला फैलेगा, मैं किसी बहाने से यहाँ से निकलकर गायब हो जाऊंगी। पक्का अज़म करते हुए वो सिर्फ चंद मिनट सोने के इरादे से लेटी थी, मगर इसे होश तब आया जब मुलाजमा ने इसका कंधा हिलाया। उठ जाए बीबी, दोपहर के 2 बज रहे हैं।
वो हड़बड़ा कर उठी। दोपहर के 2 घबरा कर इसने पैरों में जब पलट सी। तुम्हारा मालिक कहाँ है? वो पुलिस वाला? इसने बेख्तियार मुलाजमा से सवाल किया था। मुलाजमा के चेहरे पर एक मोहब्बत भरा तासुर बिखर गया। साहब तो कहीं बाहर चले गए हैं, आप नीचे आ जाए, मैं आपके लिए मेज पर खाना लगा देती हूँ। मुलाजमा की बातें हाइमा के दिमाग में अजीब तरह से क्लिक किया। मालिक घर में मौजूद नहीं था, वो यहाँ से फरार हो सकती थी। ठीक है, मुझे भूख लगे तो मेरे लिए खाना लाओ, मैं नीचे आकर खाऊंगी। मुलाजमा को नीचे भेजकर वो तेजी से पलटी। इसकी स्याह चादर पर जाबजा धूल जमी थी, सो इसने चादर वहीं मेज पर रखी और अपने ड्रेस के साथ का दुपट्टा अच्छी तरह फैलाकर खुद को लपेटते बड़ी नीचे चली आई। वो मोहतात अंदाज में पूरे घर का जायजा ले रही थी। बड़ी शानदार तर्ज पर बना हुआ घर था। घर में मुलाजमीन मौजूद थे, मगर किसी ने इसे देखकर कोई खास रिस्पॉन्स न दिया। मुलाजमा डाइनिंग टेबल पर इसका खाना रख चुकी थी। मुझे एक कप चाय बना दो, मेरे सर में बहुत दर्द है। खाने पर एक नजर डालते हाइमा ने लहजे को आमसा बनाते मुलाजमा से कहा था। वो सर हिलाते किचन की जानिब पलट गई। हाइमा तेजी से पलटी। शुक्र था कि इस वक्त लॉन्च या डाइनिंग रूम में कोई और मुलाजिम मौजूद नहीं था। घर का अंदरूनी दरवाजा अबूर करते हुए बाहर लॉन में निकली। लॉन भी खाली था। दिन का वक्त होने की वजह से ज्यादा सिक्योरिटी भी नहीं थी। हाँ, मगर हाइमा को याद था कि मेन दरवाजे के बाहर इसने कल 2 गार्ड्स खड़े देखे थे। यकीनन वो 2 अब भी मौजूद होंगे। इसे किसी न किसी तरह इन्हें चकमा देकर निकलना था और इससे पता था कि इसने गार्ड्स को क्या कहना है। लड़ती टांगों के साथ जिस वक्त वो दरवाजे के पास आई थी, इसकी हैरत की इंतहा न रही। दरवाजा लॉक नहीं था, खुला था। सरत के साथ दरवाजा खोलते इसने घर से बाहर कदम रखा। दरवाजे के दोनों अतराफ में सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे, मगर दोनों में से किसी ने भी इस पर तवज्जो न दी थी। दोनों का रुख दूसरी जानिब था। हाइमा का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो दोनों की मौजूदगी में यहाँ से फरार होने वाली थी, मगर इससे पहले कि वो एक कदम भी आगे बढ़ाती, इसके कदमों तले से जमीन निकलती हुई महसूस हुई। सामने से एक स्याह रंग की गाड़ी आकर घर के ऐन सामने रुकी थी। इस स्याह गाड़ी को वो अच्छे तरीके से पहचानती थी। बड़ी शानदार सी गाड़ी। ये गाड़ी इसके चचा तबरेज अली शाह की थी। सैकड़ों बार इस गाड़ी में लेकर तो फारूक अली शाह इसके बाप को अस्पताल गया था। ये घर यहाँ क्या कर रही थी? वो लोग जहाँ क्यों आए थे? हाइमा की धड़कनें थमने लगी। सिर्फ एक लम्हा लगा था इसे खुले दरवाजे से पलटकर वापस अंदर कदम रखते, और इसी लम्हे ने बचा लिया। गाड़ी के अंदर बैठे तबरेज अली शाह की नजर हाइमा पर नहीं पड़ी थी। अपनी हथेली को लबों पर जमाए हाइमा ने अपनी चीख को निकलने से रोका। दरवाजा हल्का सा खुला था। इस खुली दर्ज में से इसे दिखाई दे रहा था। स्याह गाड़ी दरवाजे के ऐन सामने आकर रुक गई थी। ड्राइविंग सीट से तबरेज अली शाह नीचे उतरे थे और इनके साथ ही फारूक अली शाह भी, मगर अंदर आने के बजाय वो वहीं ठहर गए। दोनों के चेहरे पर बड़ी खुशामदाना सी मुस्कुराहट उमड़ आई थी। और तब हाइमा ने वो मंजर देखा जिस मंजर ने इसकी रगों में खून तक मुंजमद कर दिया था। न जाने कहां से सड़क के दूसरी तरफ से चलता हुआ मेहरान शाह आया था। इससे यूनिफॉर्म नहीं पहन रखा था। इस वक्त वो सादा कपड़ों में मलबूस था, ट्राउजर और टी शर्ट, जैसे किसी इंतहाई जाती काम से घर से निकला हो। इसने इंतहाई गर्मजोशी से आकर तबरेज अली शाह से हाथ मिलाया। कहाँ होते हैं आप डीएसपी साहब? कई बार आपको फोन किया मगर आप फोन ही नहीं उठाते। एक इंतहाई अहम काम था। आपसे तस्वीर तो मैंने आपको रात में ही भेज दी थी, लगता है अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली। ये तबरेज अली शाह की आवाज थी। हाइमा ने बेबसी से अपनी आंखें मींच ली। वो खुद मौत के फंदे में चलकर आप हंसी थी। यही का आदमी था। मेहरान ने यकीनन जानबूझकर रात से लिफ्ट दी थी। तबरेज अली शाह हाइमा की तलाश की बात कर रहे थे। ये बात 100% कंफर्म थी। मेरी टीम पूरी कोशिश कर रही है। फिलहाल हमें इस लड़की का कुछ पता नहीं चला। जैसे पता चलेगा मैं खुद आप तक इत्तला भिजवा दूंगा। अब यहाँ तक आ गए हैं तो अंदर आ जाइए। वैसे इस वक्त मुझे एक जरूरी काम से जाना है। अगर हम फिर कभी मुलाकात कर लें तो कुछ बेहतर होगा। मेहरान शाह ने संजीदा आवाज में जवाब दिया था। हाइमा को अपना आप जमीन में गिरता हुआ महसूस हुआ। न जाने किस तरह वो अपनी बेजान लाश को धकेलती घर के अंदर आई थी। मुलाजमा ने इसे देखकर चाय का कप मेज पर रखा था, मगर वो किसी चीज को नहीं देख रही थी। धुंधलाई हुई आंखों से अपने रात वाले कमरे का तायुन करते वो बामुश्किल अंदर आई थी। कमरे के दरवाजे को लॉक करते इसने दोनों हाथों में अपने सर को थाम लिया। या अल्लाह, ये मैंने क्या किया? अब मैं फिर से इन लोगों के चंगल में फंस गई हूँ। इस बार तो चचा जान मेरा न जाने क्या हशर करेंगे। मैंने जिस शख्स को अपना वसीला समझा वही मेरा दुश्मन निकला। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। इसे नहीं पता था कब कौन किस वक्त अंदर आकर इससे पकड़ लेगा।
اس की धड़कनें मुंतजर रहीं। कान बाहर से आने वाली हर आहट पर जमे थे मगर कोई नहीं आया। घड़ियां गुजरती रहीं, बाहर हल्की फुल्की आवाजें गूंजती रहीं मगर कोई शोर शराबा न हुआ। किसी ने इसके दरवाजे पर दस्तक नहीं दी थी मगर जल्द या बदेर मेहरान शाह इसे तबरेज अहमद के हवाले कर देगा। यकीनन किसी बड़ी रकम की लालच होगी इसे, या कोई बड़ी जायदाद हथियाना चाहता होगा, इसलिए मुझे शिकार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। हायमा ने बेबसी से आंखें मींची, दिमाग सुनसा हो रहा था। ठंडे फर्श से उठकर इस वक्त वो बेड पर जाकर लेटी, इसे कुछ पता न था। वह गुजरता रहा, शायद रात की इब्तदाई घड़ियां थी जिस वक्त कमरे का दरवाजा खोला। हल्की सी दस्तक देकर कोई अंदर दाखिल हुआ। वो घबराकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। कौन है? अंदर मत आना वरना मैं जान से मार दूंगी, वो कमजोर आवाज में बोली थी। अंदर दाखिल होते हुए मेहरान ने गहरी नजरों से इसका जायजा लिया, जिसने हाथों में साइड टेबल पर रखा हुआ एक एश ट्रे उठा रखा था। वो वापस रख दो, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया, और वैसे भी इस एश ट्रे से तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये कांच का नहीं है। दोनों बाजू सीने पर बांधे वो गहरी नजरों से हायमा का जायजा ले रहा था। क्योंकि आपने ये सब कुछ जानते थे आपके मैं कौन हूँ, मेरी शक्ल देखते साथ आपने मुझे पहचान लिया था, तो फिर आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? मेरे बदले आपको क्या चाहिए? मेरे चचा से खुदा के लिए मुझे छोड़ दें। आप नहीं जानते वो कितने जालिम लोग हैं, क्या सलूक करेंगे वो मेरे साथ। मैं बेकसूर हूँ, प्लीज मुझ पर रहम करें। वो यकम फूट फूट कर रोने लगी। मेहरान शाह खामोशी से इसे चंद लम्हे तक देखता रहा। जानता हूं तुम बेकसूर हो, और ये भी जानता हूं कि तुम्हारा चचा तुम्हें जान से मार देगा, बल्कि शायद वो तुम्हारे साथ इससे भी बुरा सलूक करे। इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है तुम्हारे पास, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मेहरान शाह की आवाज पर हायमा ने नजर उठाई। वो अपनी बात मुकम्मल कर चुका था और फिर कमरे में रुका नहीं। वो पलटकर कमरे से निकलता चला गया। वो यूं पत्थर का बुत बनी इसकी बात पर गौर करती रही। कुछ देर बाद वो अंदर दाखिल हुआ तो इसके हाथ में एक दस्तावेजात थी और साथ में कुछ अफराद। साइन करो, ये हमारा निकाहनामा है। अगर तुम्हें खुद को बचाना है तो वही करो जैसा मैं कहता हूँ। एक दफा फिर कमरे में भारी आवाज गूंजी थी। हायमा का दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया। खुदा के लिए नहीं, ये सब कुछ नहीं करो, मुझे अपनी किसी खेल में शामिल मत करें। वो एक दफा फिर गिड़गिड़ाई थी। मेहरान शाह ने गहरी सांस ली। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है और मैं ये सब फजूल के रोने धोने को पसंद नहीं करता। साइन करो वरना मैं जबरदस्ती भी करवा सकता हूँ। उसकी दो टूक आवाज ने हायमा का दिल बुरी तरह से तोड़ डाला था। ना चाहते हुए भी इसने मेज पर रखा हुआ पेन उठाया और कपकपाते हाथों से हर उस जगह साइन कर दिए जहां इसके साथ आए मौलवी ने उंगली रखी थी। इसकी दुनिया पल भर में जीरो से जबर हो चुकी थी। वो मसीहा जिस पर इसने भरोसा किया था अब इसकी दुनिया उलटने को तैयार था। वो एक मुसीबत से बचकर भागी थी और अब इसने कई मुसीबतें महल ले ली थी। एक अनजान शख्स से निकाह कर लिया था। इसने आखिरी साइन करते हायमा की आंखों से आखिरी आंसू टपका। कमरा दीगर अफराद से खाली हुआ तो मेहरान शाह ने दरवाजा लॉक किया। तो आप क्या करेंगे मेरे साथ? कल रात मुझे वहीं मार देते तो इस सब जिल्लत से तो ना गुजरना पड़ता, और वैसे भी जो कुछ आप करना चाहते हैं इसके लिए निकाह की क्या जरूरत थी? वो तल्ख आवाज में बोली थी। मेहरान शाह ने इसके पास आते आहिस्तगी से इसके गिर्द अपने बाजू लपेटे। हायमा का दिल चाहा वो खुदकुशी कर ले। बेबसी से आंखें मीचते इसने मेहरान शाह के मजबूत लम्स को अपने गिर्द महसूस किया था। वो कुछ नहीं बोला था, शायद वो ज्यादा बोलने का आदी नहीं था, अमल करने का आदी था, और जो कुछ वो चाहता था इसने कर लिया था। हायमा की हैसियत वहां पर एक कठपुतली जैसी थी जिसके इख्तियार में कुछ नहीं था। अब वो सिर्फ एक और मौके के इंतजार में थी, एक मौका और अब वो अपनी जान ले लेगी। अब इसे ऐसी जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिसमें ना तो इसकी इज्जत सलामत थी और ना ही कोई खुशी। इसने भागने की हर मुमकिन कोशिश कर ली थी मगर वो अपनी तकदीर से फरार हासिल नहीं कर सकती थी। इसकी सबसे बड़ी हार थी। रात धीरे धीरे गुजरती रही। हायमा की दबी दबी सस्कियां इसकी खामोश आहों में बदल गईं, मगर अंधेरा जिस वक्त नीलगों उजालों में बदला वो हनूज जाग रही थी। नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। हल्का सा रुख मोड़कर इसने मेहरान शाह की तरफ देखा। वो बेखबर सो रहा था। मेज पर धरा इसका मोबाइल धीरे धीरे बज रहा था। न जाने हायमा को क्या हुआ, इसने आहिस्तगी से उठकर साइड टेबल पर पड़ा मोबाइल उठाया। ऊपर किसी अनजाने नंबर से मैसेज आए हुए थे। हम आपके बताए हुए वक्त पर वहां पहुंच जाएंगे, मगर जो इत्तला आपने हमें देनी है वो गलत नहीं होनी चाहिए। हमें इस लड़की की बड़ी शिद्दत से जरूरत है, इसने हवेली की इज्जत उछाली है। ये तबरेज शाह का मैसेज था। गहरी सांस लेते हायमा ने मोबाइल वापस टेबल पर रखा। वो शिकंजे में थी और यहाँ से बाहर निकलना इसके बस में नहीं था। वो सिर्फ दुआई कर सकती थी। स्वास्थगी से वॉशरूम में कैद हो गई।
फजर की अजान बुलंद हो रही थी। जायनमाज बिछाकर वो कितनी देर तक दुआ मांगती रही। आंसू बेआवाज इसकी आंखों से लुढ़कते रहे। इसने अपना सब कुछ खो दिया था और अब पाने के लिए इसके पास कुछ नहीं था। जिस आजाद जिंदगी की इसने ख्वाहिश की थी वो तो मनो मिट्टी तले जा सोई थी। वो अपने बाप के कातलों का कुछ बिगाड़ न सकी और ना ही खुद को इनसे बचा पाई थी। मोबाइल पर अलार्म बजना शुरू हुआ तो मेहरान शाह ने अपनी आंखें खोली। वो जायनमाज पर बैठी थी, खामोश साकित, सर झुकाए। वो गहरी नजरों से इसका जायजा लेता रहा और फिर खामोशी से उठकर वॉशरूम में बंद हो गया। ये इसका बेडरूम नहीं था। इसके लिए फ्रेश होकर वो सिर्फ ट्राउजर में मलबूस बाहर निकला। मुलाजमा दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। मेहरान शाह ने दरवाजा खोला तो मुलाजमा ने अपनी नजरें चुड़ाई। साहब, आपकी चाय, आपने आज सुबह सुबह जगाने का कहा था। मेहरान शाह ने अपनी चाय ले ली। हाइमा के लिए भी नाश्ता बनाओ, अगर वो सोना चाहती है तो उसे डिस्टर्ब मत करना, और मेरे कमरे से मेरे कपड़े ला दो, वो दो टोक अंदाज में बोला था। इसके चेहरे पर अजीब सी उलझन फैली हुई थी। हाइमा ने गहरी सांस ली। वो लोग मेरे बाप के कातिल हैं। इन्होंने पहले इन्हें माजूर किया और फिर इन्हें मार डाला। वो मेरी शादी जबरदस्ती अपने छोटे बेटे से करवाना चाहते थे, तो ज़हनी तौर पर पागल है। सिर्फ और सिर्फ जायदाद की खातिर, वो जायदाद जो कभी इन्होंने मेरे बाबा को दी नहीं। मेरी मंगनी फारूक से हुई थी। मुझे लगता था वो मुझसे मोहब्बत करता है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह मैंने इसकी हमेशा ख्वाब देखे थे। मगर वो तो जायदाद का लालची निकला। मुझे जायदाद नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे यहाँ से जाने दे, मुझे इनके हवाले मत करें। कमजोर सी आवाज में हाइमा ने एक आखिरी कोशिश की थी। वो पुलिस वाला कत्ल का सुनकर तो इसका दिल नरम पड़ना चाहिए था, मगर वो कुछ नहीं बोला। कमरे से बाहर मत निकलना जब तक मैं ना कहूं। अगर कुछ चाहिए हो तो मुलाजमा से कहना, वो तुम्हें यहीं दे जाएगी। बेतासुर अंदाज में कहते वो लिबास पहनकर कमरे से बाहर चला गया। हाइमा की आंखें खुश हो गईं। वो रो रो कर भी थक चुकी थी। अब और क्या करती। वो आहिस्तगी से उठी, बेड पर ढेर हो गई। मुलाजमा इसका नाश्ता कमरे में दे गई, मगर इसने एक लुकमा भी न खाया। कमरे में ऐसी भी कोई चीज नहीं थी जिससे वो खुदकुशी की कोशिश करती। न जाने कितनी देर गुजरी, 1 घंटा 2 घंटे। बाहर नीलगू उजाला सफेद उजाले दिन में बदल गया और तभी अचानक वो, चूंकि प्लेट में खाना रखा था, प्लेट कांच की थी, वो इस कांच के टुकड़ों से तो अपनी जिंदगी का खात्मा कर ही सकती थी। इस ख्याल के आते वो चौंक कर उठी। मुलाजमा इसके लिए नाश्ता बनाकर लाई थी। पराठा, अंडा, ब्रेड, जैम, हर चीज मौजूद थी। कपकपाते हाथों से आयमा ने प्लेट में मौजूद अंडा ट्रे के अंदर रखा। प्लेट खाली हो गई। कांच की भारी प्लेट। आयमा ने प्लेट जोर से फर्श पर फेंकी। छनाके की जोरदार आवाज के साथ कांच जमीन पर बिखर गया। कांच के कुछ बड़े टुकड़े, कुछ छोटे। हाइमा ने कपकपाते हाथों से एक बड़ा टुकड़ा अपने हाथ में लिया। हराम मौत मरने का इसने कभी नहीं सोचा था, मगर हराम जिंदगी जीने का भी इसने कभी नहीं सोचा था। ये फैसले की घड़ी थी। बायां हाथ आगे करके हाइमा ने आंखें मींची। दाएं हाथ की काट के टुकड़े से वो अपनी नस काट लेना चाहती थी। आंखें मींचते इसने पूरी कुव्वत से कांच दाएं बाजू पर रखा, मगर इससे पहले कि वो दबाव बढ़ाती, अचानक दरवाजा खोला। बीबी साहब आपको नीचे बुला रहे हैं, कुछ मेहमान आए हैं, शायद आपके रिश्तेदार। कांच हाइमा के हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा। इसकी नीली आंखों में कर्ब सिमट कर आया तो मुझे उनके हवाले कर देना चाहता था। इसमें इतनी हिम्मत भी न थी कि वो अपनी जान ले सकती। हाइमा का दिल चाहा कि अपनी बेबसी पर वो फूट फूट कर रोए। वो किसी काम की नहीं थी, ना घर से भाग सकी ठीक तरह से और ना ही खुद को बचा सकी, और अब तो अपनी जान भी नहीं ले सकती थी। मुलाजमा ने जमीन पर पड़ा कांच देख लिया था। इसने तेजी से आगे आकर हाइमा का बाजू थामा। चलिए बीबी, अब मजीद यहाँ नहीं रुक सकती। वो इसे घसीटते हुए बाहर ले आई। सीढ़ियों से नीचे उतरते हाइमा ने बेजान निगाहों से नीचे का मंजर देखा। लाउंज के सोफों पर बड़ी करोफर से तबरेज शाह बराजमान था, इसके साथ फारूक अली शाह भी, और इनके गनमैन। इन सबके सामने मेहरान अली शाह सोफे पर अकेला बैठा था। चंद सिक्योरिटी गार्ड्स लाउंज के अंदर मौजूद थे जो पुलिस की भर्ती में थे, मगर मेहरान शाह के हाथ में कोई हथियार नहीं था। दाएं हाथ मेज पर एक गन रखी थी, मगर शायद इसने हथियार उठाना जरूरी नहीं समझा था। तबरेज शाह ने आहट पर सर उठाया और हाइमा को नीचे उतरते देखकर इसकी आंखों में खून उतर आया था। बहुत मेहरबानी आपकी मेहरान शाह साहब, हमारी लड़की हमें मिल गई, ये हमारे हवाले कीजिए, आपका इनाम आप तक पहुंच जाएगा। बड़ी मुश्किल से खत्म किया था इसके बाप को। आपको पता तो है ना, दौलत और जायदाद के मामलात इंसान को सख्त दिल होना ही पड़ता है। वो खुशामदाना अंदाज में कहता उठ खड़ा हुआ। हाइमा किसी मुजरिम की तरह मेहरान शाह के बराबर जाकर खड़ी कर दी गई थी। बैठ जाओ। मेहरान शाह ने एक नजर इसकी सिमत डाली। वो किसी मामूल की तरह इसके साथ सोफे पर बैठ गई थी। हमें देर हो रही है। मेहरान शाह इससे बैठने का नहीं, चलने का कहें। तबरेज शाह ने एक दफा फिर मुदाखलत की थी।
चलो उठो, चलकर गाड़ी में बैठो, हवेली से निकलने वालों का मैं क्या हाल करता हूँ ये तो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। तबरेज शाह ने 2 कदम आगे बढ़कर कहा था। 1 कदम भी आगे मत बढ़ाना, जहां खड़ी हो वहीं रुक जाओ, वरना ऐसा हश्र करूंगा कि अपनी टांगों पर चलकर वापस नहीं जा पाओगे। सख्त पथरीली आवाज लाउंज में गूंजी थी। जहां तबरेज शाह का रंग उड़ा, वहीं हाइमा ने भी हैरत से सर उठाया। ये मेहरान शाह की आवाज थी। तुम क्या मुझे बच्चा समझते हो? ये लड़की जैसे तुम बार बार किसी गुलाम की तरह मुखातिब कर रहे हो, ये लड़की मेरी बीवी है। अगर तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत है कि तुम मेरे घर से मेरी बीवी को उठाकर ले जा सकते हो तो कोशिश करके देख लो। ये मेरा तुमसे वादा है कि तुम्हारे जिस्म का कोई अज़ू सलामत नहीं बचेगा। वो ठंडे बेतासुर अंदाज में बोल रहा था जैसे ये सब इसके लिए कोई मामूल का खेल हो। हाइमा के वजूद में कोई जंबिश ना हुई, वो यूं ही इसे देख रही थी। ये आप क्या कह रहे हैं? हमारी डील हुई थी, आपने कहा था लड़की मिल गई और आप इसे आज मेरे हवाले कर देंगे। पुलिस वालों का और काम ही क्या होता है? वो एकदम भड़क उठा। मेहरान शाह ने दाएं टेबल पर पड़ी गन उठाई। मैं पुलिस वाला जरूर हूँ और खिदमत करना मेरा काम है, मगर इस मुल्क की, ना कि तुम जैसे लालची गधों की जो अपने भाई को भी दौलत और जायदाद की खातिर नोच कर खा जाए। और ये लड़की तुम्हारे भाई की बेटी थी। तुमने खुद एतराफ किया कि तुमने इसके हिस्से की जायदाद जबरदस्ती अपने नाम लिखवाई। तुम मुझे क्या समझते हो? चंद टुकड़े जमीन की खातिर मैं अपना ईमान बेच लूंगा? तुम्हारी भेजी तस्वीर मेरे डिपार्टमेंट को मिल गई थी। जिस वक्त पार्क में मैंने इस लड़की को देखा, मैं इसे पहचान गया था। मैं इसे ले आया। मैं इसे किसी सूरत तुम्हारे हवाले तो नहीं करने वाला था, मगर नामालूम क्यों मैंने कुछ और फैसला कर लिया। मैंने इससे निकाह कर लिया और अब ये मेरी बीवी है। तुमने जो कुछ किया वो रिकॉर्ड में मौजूद है। तुम अपने मुंह से एतराफ कर चुके हो। शेखी बिगाड़ते हुए इसकी सजा तुम्हें दिलाने के साथ साथ अब मेरा बदला कुछ और भी होगा। वो इंतहाई इत्मीनान से कहता उठ खड़ा हुआ। गन इसके हाथ में थी। तबरेज शाह के चेहरे का रंग उड़ा। इसके आदमी हथियार संभाले सीधे हुए थे। ये पुलिस वाले का घर है। तुम चाहे जितने मर्जी ताकतवर सही, अगर तुम और तुम्हारे हाथ में डीएसपी पर गोलियां चलाओगे तो तुम्हारा क्या हश्र होगा? ये बात तुम जानते नहीं। वो इंतहाई इत्मीनान से कहते तबरेज शाह के अहम सामने जाकर खड़े हो गया। मैं तुम्हें तुम्हारा क्या हश्र करूंगा? तुम ये बात जानते नहीं। मुझे तुम गुराया था जब आप मेहरान शाह का एक जोरदार मुक्का इसके गाल पर पड़ा। मैं तेरा क्या हश्र करूंगा ये तू नहीं जानता। गिरफ्तार करो इसे। इसने हुक्म दिया और इसके आदमी तबरेज शाह और फारूक शाह पर पल पड़े। इनके साथ आए हुए आदमियों ने खामोशी से हथियार डाल दिए थे। जब मालिक गिरफ्तार हो रहे थे तो उन्हें वजामत करने की क्या जरूरत थी? वो यूं ही बेतासुर अंदाज में सारा मामला निपटते देख रही थी। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से इनके साथ जाने दूंगा? ये दिल के मामले आयमा, और मैं अपना दिल तुम्हें दे चुका हूँ। ये सिर्फ मदद नहीं, मोहब्बत भी है। अगर तुम महसूस करो। वो पलट कर इसके सामने खड़ा होते हुए कह रहा था। हाइमा ने बेयकीनी से कहा। उठाएं, वो सच कह रहा था। इसने तो इसकी हिफाजत की थी। वाइस्तगी से उठ खड़ी हुई। मैं तुम्हारी तमाम तर जायदाद तुम्हें वापस दिलवा दूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। मगर हाइमा, कुछ जायदाद कहाँ चाहिए थी? इसे तो एक इज्जत और मोहब्बत भरा साथ चाहिए था जो इससे मिल गया था। एक भूली बसी मुस्कान इसके लबों पर आकर ठहर गई। पुलिस तबरेज और इसके आदमी को गिरफ्तार करते बाहर ले जा रही थी। क्या इससे आपकी नौकरी और आपकी जान को खतरा नहीं होगा? वो धीमे से बोली थी। मेहरान शाह के खिलाफ इसके दिल की सारी कदूरत साफ हो गई थी। मेहरान खुलकर मुस्कुराया। ये मेरा रोज का काम है, ऐसे कई लोगों को अंदर करवा चुका हूँ। और वैसे बाय द वे, मैं कोई आम पुलिस वाला नहीं, डीएसपी हूँ। यार तुम मुझे समझती क्या हो? इसके अंदाज में हल्का सा शिकवा उतर आया। हाइमा धीरे से हंस पड़ी। अभी तो इन दोनों ने एक दूसरे को जानना था, मगर वो मुश्किल में साबित कदम रहे थे। यही इनकी जीत थी। ये खुशियां भरी तवील जिंदगी इन दोनों का इंतजार कर रही थी। और आयमा ने जितने दुख अपनी जिंदगी में देख लिए थे, अब इन सब का इख्तिताम हो चुका था। आने वाली जिंदगी में वो हमेशा खुश रहने वाली थी। ये इसे मेहरान शाह की मजबूत संगत में चलते हुए अंदाजा हो रहा था।